चलो बच्चों, तो आज हम लोग ओसी में चैप्टर नंबर 9 कंटिन्यू करें, जिसका नाम है इंटरनल ट्रेड। देखो, इसमें कल हमने इंटरनल ट्रेड के बारे में पहले समझा था कि इंटरनल ट्रेड मतलब कि जो ट्रेडिंग विद इन कंट्री, एक ही देश के अंदर होती हो, देश के बाहर नहीं, तो उस ट्रेडिंग को हम लोग इंटरनल ट्रेड कहते हैं। उसमें ट्रेड के अलग अलग टाइप्स देखे थे, और जिसमें से पहला होलसेल ट्रेड के बारे में हमने समझा था ना। होलसेल ट्रेड के बारे में हमने कल समझा था। और आज उसके बाद हम लोग उसका पॉइंट देखें, वो है रिटेल ट्रेड। आज कौन सा पॉइंट देखेंगे हम लोग? रिटेल ट्रेड के बारे में। तो रिटेल ट्रेड किसे कहते हैं? तो रिटेल ट्रेड मतलब डेफिनेशन वाइज ऐसा कहा जाता है कि व्हेन गुड्स आर परचेज्ड आइदर इन स्मॉल और लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम द होलसेलर और प्रोड्यूसर एंड आर सोल्ड टू द कस्टमर एज पर रिक्वायरमेंट, इट इज कॉल्ड रिटेल ट्रेड। मतलब रिटेल ट्रेड वो कहलाता है कि जब कोई भी पर्सन होलसेलर से या तो प्रोड्यूसर से लार्ज या तो स्मॉल क्वांटिटी में, जैसी उसकी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से वो उनसे प्रोडक्ट खरीदता हो, और उसे फिर सामने कस्टमर को उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेचता हो, तो उसे रिटेल ट्रेड कहते हैं। सही बात ना। कल हमने देखा था, जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है कि भाई जनरली जो है वो कोई भी ट्रेडिंग में ये चार पार्ट आते हैं, है ना। इनडायरेक्ट ट्रेडिंग होती है ना, तो उसके अंदर ये चार चेन वाइज ये चार लोग जुड़े हुए होते हैं। सबसे पहले प्रोड्यूसर, जो कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, तैयार करता है, वो उनसे बल्क में खरीदने वाले वो होलसेलर, होलसेलर से खरीदने वाले रिटेलर, और रिटेलर जो है वो उनसे खरीदने वाले कस्टमर। बरोबर। तो इसमें रिटेलर जो है वो होलसेलर और कस्टमर, इन दोनों के बीच की लिंक कहलाता है। रिटेलर जो है वो कस्टमर से, सॉरी, होलसेलर से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो गुड्स खरीदता है, कि जैसे उसकी रिक्वायरमेंट हो, कि अगर उसे ज़्यादा चाहिए अपनी शॉप में रखने के लिए तो ज़्यादा खरीदेगा, अगर उसे कम चाहिए अपनी शॉप के लिए तो वो कम खरीदेगा, जैसे उसकी रिक्वायरमेंट हो ना। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये रिटेलर होलसेलर से या तो प्रोड्यूसर से गुड्स खरीदता है, और फिर कस्टमर को उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेचता है, कि कस्टमर को जितना भी चाहिए, कि अगर उन्हें एक एक क्वांटिटी करके चाहिए या तो फिर जो है वो साथ में चाहिए, तो वैसे वो कस्टमर को बेचेंगे। रिटेलर कस्टमर के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, और इसकी वजह से वो कस्टमर की हर एक नीड समझता भी है और उसे पूरी भी करता है। और ऑलमोस्ट कस्टमर्स वो किसके कांटेक्ट में आते हैं? रिटेलर के कांटेक्ट में ही ना। बराबर ना। हम लोग कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो कोई होलसेलर के पास या तो फिर डायरेक्ट प्रोड्यूसर के पास थोड़ी जाते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट वहां पर नहीं पहुंच पाते। हमारे लिए पर्सन कौन कि जिससे हम सामान खरीद सके? तो वो रिटेलर हुआ। सही बात कि नहीं? तो इसलिए रिटेलर कस्टमर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये कस्टमर और होलसेलर इन दोनों के बीच का जो है वो लिंक कहलाता है। बरोबर। तो अब रिटेलर की सर्विस देखें कि रिटेलर वो क्या सर्विस देता है। किसको सर्विस देगा वो? तो होलसेलर और प्रोड्यूसर को। होलसेलर को या प्रोड्यूसर को वो क्या सर्विस देता है? जो पॉइंट है ना हमारा, सर्विसेज ऑफ रिटेलर टू होलसेलर एंड प्रोड्यूसर। तो जिनमें सबसे पहली सर्विस आती है वो आता है इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट। हर एक प्रोड्यूसर या हर एक होलसेलर, उसे मार्केट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि जो प्रोड्यूसर है ना, वो प्रोडक्ट वैसे ही बनाएगा जैसे मार्केट में चलते हो। उसे मार्केट में अगर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि हाँ भाई कस्टमर ऐसे प्रोडक्ट ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो वो प्रोड्यूसर भी वैसा ही प्रोडक्ट बनाएगा ना। उसे मार्केट की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि नहीं? और वो इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है? जो कस्टमर के साथ कांटेक्ट में रहता हो वही जो है वो कस्टमर की इन्फॉर्मेशन देगा कि नहीं? और कस्टमर के साथ कौन कांटेक्ट में रहता है? तो ये रिटेलर। बरोबर। रिटेलर कंटिन्यूसली कस्टमर के कांटेक्ट में रहता है, और इसकी वजह से कस्टमर का टेस्ट क्या है, उसका फैशन क्या चल रहा है, प्रेफरेंस क्या है कस्टमर का, वो ज़्यादातर कौन सी चीज़ें खरीदते हैं, कस्टमर आकर क्या बोल रहे हैं। जैसे एज अ कस्टमर मैं जाकर कोई शॉपकीपर को बोल सकता हूँ ना कि ये जो प्रोडक्ट है ना, इस प्रोडक्ट में थोड़ा सा चेंज करो यार, वो पहले वाला प्रोडक्ट बहुत अच्छा था। बराबर। कोई नई कंपनी आती हो तो मैं जाके बोल सकता हूँ ना कि यार वो पहले वाला प्रोडक्ट अच्छा था, इसे मत रखो। तो मैं अगर उस शॉपकीपर को बोलूंगा ना, मतलब वो रिटेलर वो जाके होलसेलर को बोलेगा कि यार कस्टमर ऐसा बोल रहा है। होलसेलर जाके प्रोड्यूसर को बोलेगा कि देखो कस्टमर ऐसा बोल रहा है। तो प्रोड्यूसर उसके हिसाब से फिर चेंज करेगा ना कि हाँ भाई सही है, चलो पहले वाला ही प्रोडक्ट चलने देते हैं। है कि नहीं? तो मतलब सबसे पहले रिटेलर वो प्रोड्यूसर या होलसेलर उन्हें मार्केट की पूरी इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। दूसरा, हेल्प्स इन एडवर्टाइजमेंट।
एडवर्टाइजमेंट करने का मेन काम वो समझो रिटेलर के हाथों में ही होता है। जब रिटेलर को अपने प्रोडक्ट कोई भी बेचना हो ना, कोई भी प्रोडक्ट अगर उसे बेचना हो, तो उसके लिए जो है वो अपनी शॉप के बाहर बोर्ड लगवाना, पैम्पलेट वगैरह जो है वो ये देना, हर एक जगह पर पैम्पलेट छपवा के जो है वो बेचना, या तो फिर किसी को जो है वो फ्री सैंपल देना, ये सब किसका काम है? रिटेलर का ही काम है ना। जो प्रोड्यूसर है तो वो प्रोड्यूसर अपनी इतनी एडवर्टाइजमेंट नहीं करता जितना रिटेलर एडवर्टाइजमेंट करता है। रिटेलर अगर कोई कस्टमर को कह दे ना कि यार देखो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ये खरीदने लायक है, तो समझो उसकी एडवर्टाइजमेंट हो गई कि नहीं, बराबर। रिटेलर जब एक कस्टमर को कहता है ना कि यार ये प्रोडक्ट खरीदने लायक है, एक बार खरीद के देखो, और अगर कस्टमर को अच्छा लग गया तो कस्टमर जाके दूसरे कस्टमर को कहेगा कि यार वो प्रोडक्ट खरीदने लायक है, वो जाके तीसरे को कहेगा। मतलब मेन एडवर्टाइजमेंट किसके हाथों में होती है पता है? इस रिटेलर के हाथों में होती है। तो वो होलसेलर और प्रोड्यूसर को एक तरह से हेल्प देता है कि भाई जिससे ये एडवर्टाइजमेंट अच्छी तरह से हो सके। इनके बाद इंक्रीज इन क्रेडिटेबिलिटी। क्रेडिटेबिलिटी मतलब क्या कहलाता है कि देखो रिटेलर है ना, इस कस्टमर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, और रिटेलर अगर कस्टमर को बेस्ट सर्विस दे रहा है, उसे अच्छा प्रोडक्ट दे रहा है, अच्छी क्वालिटी का मिनिमम प्राइस में उसे अगर दे रहा है, तो कस्टमर खुश होगा ना कि यार मैं इस दुकान से खरीदता हूँ ना, मुझे क्वालिटी भी अच्छी मिलती है और जो है वो प्राइस भी अच्छा मिल जाता है। अगर कस्टमर खुश हो रहा है तो उसमें उस शॉपकीपर का मतलब रिटेलर का नाम तो होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ उस होलसेलर का और प्रोड्यूसर का भी काम होगा, उसका भी नाम होगा, है कि नहीं? उस प्रोड्यूसर का भी तो नाम होगा ना कि हाँ भाई मैं इस शॉप्स पे जाता हूँ ना, तो मुझे इस कंपनी की जो है वो ये शर्ट मिलती है, और ये कंपनी की शर्ट या ये कंपनी का प्रोडक्ट वो बहुत अच्छा है। तो ये डिपेंड किस पे है? रिटेलर पे ही डिपेंड है ना। अगर रिटेलर उस कंपनी का सामान बहुत अच्छी तरह से बेच रहा है, तो उसमें उसके कंपनी का नाम भी तो आगे होगा कि नहीं? उसकी क्रेडिटेबिलिटी मतलब उसका नाम बढ़ेगा ना कंपनी का। सही बात का नहीं? तो इसलिए ये रिटेलर के ऊपर ही डिपेंड होता है कि वो कंपनी का नाम बढ़ाएगा या डुबाएगा। अगर कोई रिटेलर रिटेलर कोई जो है वो कस्टमर को ऐसा कह दे कि यार ये कंपनी का प्रोडक्ट बेकार आता है, इसे मत खरीदो, इससे अच्छा दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदो, तो सोचो एक रिटेलर के कहने के ऊपर कितना बड़ा इफेक्ट हो जाता है फिर, बरोबर ना। आप कोई जो है वो अगर क्या कहते हैं, जस्ट एग्जांपल, आप कोई शॉप पे जा रहे हो, कोई शॉप पे जा रहे हो और आपको मैगी का प्रोडक्ट खरीदना है ना, एक मैगी 5 रुपए की मैगी खरीदनी है, और अगर शॉपकीपर आपको ऐसा कह दे कि यार मैगी मत खाओ वो अच्छी नहीं है, इससे अच्छा ये जो यूपी आती है ना दूसरी, तो वो यूपी खाओ वो ज़्यादा अच्छी है। अगर शॉपकीपर ऐसा कह दे तो इसमें क्या होगा पता है? चलो शॉपकीपर के कहने पर आपने वो यूपी खरीद ली, बराबर, आपने वो खरीद तो ली। इसमें इसमें क्या हुआ पता है? कि जो यूपी कंपनी है ना, इनडायरेक्टली जो प्रोड्यूसर है उसका नाम बढ़ गया, और जो मैगी कंपनी के प्रोड्यूसर है उसका नाम डूब गया। फिर आप जो है वो दूसरे अपने जो रिश्तेदार होंगे, अपने दोस्त होंगे, उसको भी जाके कहोगे कि हाँ भाई मैगी अच्छी नहीं आ गई, यूपी खरीद करो। बराबर, एक रिटेलर के एक डायलॉग कहने के ऊपर वो जो प्रोड्यूसर है, जो कंपनी है, उसका नाम पूरा का पूरा या तो उठ जाता है या तो डूब जाता है, बरोबर। तो इसलिए कहते हैं कि भाई क्रेडिटेबिलिटी भी बढ़ाने या घटाने के लिए ये रिटेलर ही हेल्प देता है, बरोबर। तो इस तरह से ये सब रिटेलर की सर्विसेज हुई ना। अब उसके आगे का पॉइंट देखें, जो पॉइंट है एडवांटेजेस, एडवांटेजेस ऑफ रिटेल ट्रेड, कि रिटेल ट्रेड के क्या क्या फायदे हैं। तो जिनमें सबसे पहला दिया हुआ अपॉर्चुनिटी ऑफ सिलेक्शन। हाँ, ये सबसे पहला फायदा जो है वो कस्टमर को मिलता है कि रिटेल ट्रेड में जो है वो सिलेक्शन की अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि जो रिटेलर होता है ना, मतलब समझो कोई शॉपकीपर हुआ, तो वो अपने शॉप में हर एक गुड्स की बहुत सारी वेराइटीज रखता है, तो जिससे कोई भी कस्टमर जब प्रोडक्ट खरीदने जाए तो उसे अलग अलग वेराइटीज मिलती हैं और उसे सिलेक्शन का मौका मिलता है, कोई एक ही प्रोडक्ट नहीं। एक छोटा सा चॉकलेट भी जब आप दुकान पे खरीदने जाते हो तो एक चॉकलेट नहीं है, वहाँ चॉकलेट की भी 10 वेराइटीज होगी, तो आपको सिलेक्शन की अपॉर्चुनिटी मिलती है ना। ऐसा थोड़ी कि एक ही है, फिर मजबूरी हो तो भी वो एक ही उठा के लेके आना पड़ेगा, बराबर, ऐसा तो नहीं है ना। रिटेल ट्रेड का ये फायदा है कि कस्टमर को सिलेक्शन की अपॉर्चुनिटी मिलती है, बराबर। दूसरा फायदा वो है होम डिलीवरी ऑफ गुड्स। ये भी एक फ़ायदा है कि कितनी बार कितने सारे ऐसे रिटेलर्स होते हैं कि जो अपने कस्टमर को होम डिलीवरी की सर्विस देते हैं, है ना, कि आपको जो भी प्रोडक्ट चाहिए कोई बात नहीं, हम जो है वो आपके घर पे आप जो टाइम पे बोलोगे उस टाइम पे दे के जाएंगे, है कि नहीं? आज ऑलमोस्ट चीज़ों में ये सर्विसेज है कि नहीं? अब तो आपको घर का कोई आटा भी चाहिए ना, तो वो भी वो
क्या कहते हैं कि भाई रिटेलर को बोल सकते हैं कि हाँ भाई घर पे जो है वो टाइम पे दे के जाना। ये होम डिलीवरी की सर्विसेज, ये रिटेलर का फ़ायदा है। दूसरा, रिड्रेसल ऑफ द कंप्लेंट्स ऑफ कस्टमर्स। कस्टमर की कोई भी कंप्लेंट हो ना तो उसकी रिड्रेसल मतलब उसका सॉल्यूशन वो भी ये रिटेलर ही करता है। सही बात है ना, ये मैंने कल भी बताया था कि अगर सपोज हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है एज अ कस्टमर, मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं किसके पास जाऊंगा? होलसेलर के पास या प्रोड्यूसर के पास थोड़ी जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा रिटेलर के पास ही ना, उसी शॉपकीपर के पास। उसे जाके कहूंगा कि देखो भाई ये प्रोडक्ट खराब निकला है, क्या करें? और वो रिटेलर कस्टमर की बात ज़रूर सुनेगा। वो रिटेलर ऑन द स्पॉट कह देगा कि हाँ चलो कोई बात नहीं, प्रोडक्ट खराब निकला है ना, या दूसरा प्रोडक्ट लेके जाओ या पैसे वापस लेके जाओ। सही बात है ना। कोई भी कस्टमर की जो भी कंप्लेंट है उसका सॉल्यूशन वो भी ये रिटेलर ही करता है, क्योंकि कस्टमर के साथ मेन कांटेक्ट किसका होता है? तो इस रिटेलर का ही होता है। ठीक है। उसके बाद आता है सेल्स ऑन क्रेडिट टू कस्टमर्स। तो कस्टमर को रिटेलर ये भी एक फ़ायदा देता है कि कितनी बार जो है वो प्रोडक्ट अगर क्रेडिट पे चाहिए हो ना कोई कस्टमर को, तो वो ये रिटेलर ही दे सकता है। क्योंकि रिटेलर है ना कस्टमर के साथ मेन कांटेक्ट में होता है। तो वो जो है वो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन समझता है, उसकी कंडीशन समझता है। तो कभी कभार चलो अभी अगर उधार पे भी लेना हो या देना हो तो वो रिटेलर दे देगा ना। आपके आसपास की कितनी सारी शॉप होगी, आप लोगों ने भी ये देखा होगा कि कोई शॉप पे जाते हो, कोई पहचान वाला हो जाता है ना शॉप वाला, है ना कोई शॉपकीपर आपके आसपास में होगा जो पहचान वाला होगा ही, जिससे आप रेगुलर चीज़ें खरीदते हो। फिर कितनी बार वहां से चीज़ें खरीद के गए और फिर उसको बोलते हो ना क्या चलो कोई बात नहीं बाद में पैसे दे दूंगा मैं। बोलते हो कि नहीं? एज अ कस्टमर आप शॉपकीपर को जाके बोलते हो कि नहीं? पहचान वाला हो तो कहते हो ना कि चलो कोई बात नहीं मैं बाद में पैसे दे दूंगा। और वो शॉपकीपर भी आपको सामने से कहता है कि हाँ हाँ कोई बात नहीं मैं पहचानता हूँ। ठीक है ना, वो पहचानता होगा आपको तो सीधा कहेगा ना हाँ हाँ कोई बात नहीं आ जाएंगे पैसे। तो ये फायदा रिटेलर ही तो देता है। आप प्रोड्यूसर से या होलसेलर से ऐसी फैसिलिटी ले सकते हो? नहीं ना, ये फैसिलिटी रिटेलर ही देता है, यही उसका फायदा है। दूसरा, आफ्टर सेल सर्विस। हाँ, आफ्टर सेल सर्विस मतलब सेलिंग के बाद की सर्विस। जैसे अगर कोई गुड्स खराब हो जाए तो उसे रिपेयर करके देना, एक्सचेंज करके देना, बराबर ना, या तो रिटर्न कर देना। तो ये सब सर्विसेज भी कौन देता है? ये रिटेलर ही देता है। बराबर, होलसेलर या प्रोड्यूसर हमें ये सर्विस नहीं देते, ये सर्विस रिटेलर ही देता है। आप कोई मोबाइल अगर खरीदते हो तो मोबाइल आप जिस शॉप से खरीद के लाए, अगर मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम आई तो सीधा उस शॉप के पास ही जाओगे ना, उस शॉपकीपर के पास ही जाओगे कि भाई आपसे ये मोबाइल खरीदा था, ये प्रॉब्लम है ना, तो वही आपको रिपेयर करके देगा ऑलमोस्ट। तो ये आफ्टर सेल सर्विस जो भी होती है, अगर आप जैसे कोई एसी, रेफ्रिजरेटर या ऐसे कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो वो घर पे आके इंस्टॉल करके देते हैं आपको, बरोबर कि नहीं? अगर आप कोई गाड़ी खरीदते हो तो टाइम टू टाइम आपको सर्विस करवा के देते हैं, है ना। तो ये सब फायदे कौन देता है? रिटेलर ही देता है। या दूसरा, हेल्पफुल टू डिसीजन इन परचेज। हाँ, कितनी बार ये भी होता है कि रिटेलर वो कस्टमर को ये बेनिफिट देता है कि कस्टमर को कौन सी चीज़ें खरीदनी चाहिए, कैसे खरीदनी चाहिए, कौन सी क्वालिटी कितनी क्वांटिटी में खरीदनी चाहिए, तो इसके बारे में वो कस्टमर को हेल्प करता है ना। ये रिटेलर वो कस्टमर को हेल्प करता है। बिल्कुल। अगर आप कोई जो है वो कोई शॉपकीपर के पास जा रहे हो, कोई शॉप पे गए अगर कोई प्रोडक्ट खरीदने, सपोज आप शैम्पू खरीदने गए, तो अब वहाँ पे गए और इतने सारे टाइप के जो है वो ये शैम्पूज़ हैं, बराबर, तो आप तो कंफ्यूज कि भाई जो है वो इसमें से कौन सा शैम्पू खरीदूँ। तब उस वक्त रिटेलर आपको हेल्प करता है। रिटेलर कहता है कि ठीक है कि भाई चलो, अगर जो है वो आपके बालों की कंडीशन ऐसी है, रिटेलर अगर आपसे पूछे कि भाई जो है वो आपके बाल कैसे हैं, ड्राई हैं, सॉफ्ट हैं या कैसे बाल हैं, तो उसके हिसाब से वो कहेगा कि देखो भाई ये शैम्पू खरीदो कि ये जो है वो ये क्या कह सकते हैं कि एंटी हेयर फॉल का है, ये फिर जो है वो डैंड्रफ से बचाता है, या फिर ऐसा शैम्पू है। ये वो हेल्प करता है ना, रिटेलर ऐसा बताता है ना आपको कि देखो ये शैम्पू में ऐसा होगा, वो शैम्पू में वैसा होगा, फिर आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो ये शैम्पू खरीदते हो। तो इन शॉर्ट, कितनी बार रिटेलर वो जो है वो प्रोडक्ट कैसे खरीदना है वो कस्टमर को हेल्प करता है। दूसरा आता है फ्रीडम फ्रॉम द स्टोरेज ऑफ गुड्स। फ्रीडम फ्रॉम द स्टोरेज ऑफ गुड्स, ये भी रिटेलर है ना कस्टमर को ये बेनिफिट भी देता है कि रिटेलर के पास ऑलमोस्ट सभी चीज़ों का स्टोरेज वो रिटेलर के पास होता है। तो कस्टमर को कभी भी उन चीज़ों का स्टोरेज करना पड़ता नहीं है। कस्टमर को एनी टाइम जब भी कोई गुड्स चाहिए तो वो ऑन द स्पॉट जो है वो रिटेलर से खरीद सकता है।
सही बात है ना। एज अ कस्टमर आप लोगों ने कभी भी अपने घर में जो है वो हर एक चीज़ की स्टोरेज करके रखी है क्या? हाँ, कि जैसे अगर क्या कह सकते हैं कि मिनिमम अगर आपको एक चॉकलेट ही खरीदना है, डेयरी मिल्क ही अगर खरीदना है, तो आप वो डेयरी मिल्क का 500 डेयरी मिल्क का बॉक्स आप लोग घर पे रख देते हो क्या? कि जो शॉपकीपर के पास नहीं वो डेयरी मिल्क की फ्रीज होती है, वो फ्रीज आप अपने घर पे रखते हो कि नहीं भाई मुझे तो भाई पूरे सभी डेयरी मिल्क एक साथ घर पे रखने होंगे, नहीं तो फिर जो है वो वहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे शॉपकीपर के पास। ऐसा कभी किया है आपने? हाँ, या चॉकलेट क्यों, कोई भी चीज़ खरीदो, कोई भी चीज़ हो, कि जैसे अगर नमक की ठेली होती है, नमक आप खरीदने जाते हो, तो कभी जो है वो 10 किलो नमक घर पे जमा करके रखा है? रखा है कि भाई 10 किलो नमक खरीद लो भाई, नहीं तो जो है वो दुकान पे नमक खत्म हो जाएगा। कभी ऐसा किया है? नहीं ना। तो कस्टमर को फ्रीडम फ्रॉम द स्टोरेज ऑफ गुड्स वो ये रिटेलर ही देता है, ठीक है ना। तो रिटेलर जो है वो हर एक चीज़ वो अपने पास पूरी क्वांटिटी में रखता है, कि आपको जब भी चीज़ों की ज़रूर हो तो ऑन द स्पॉट पास की दुकान से जाओ और वो चीज़ें खरीद लो। आपको घर पे स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, वो ये रिटेलर ने करके रखे हैं सब स्टोरेज, ठीक है। तो इसीलिए ये फ्रीडम भी आपको मिलता है ना कि घर में आपको सब चीज़ें स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और दूसरा दूसरा आता है गाइडेंस, गाइडेंस टू कस्टमर। ये भी जो ऊपर जो हमने हेल्पफुल देखा वैसे ही, कि भाई रिटेलर जो है वो ऑलमोस्ट कस्टमर को गाइडेंस देता है, गाइड करता है कि भाई प्रोडक्ट खरीदो या न खरीदो, कब खरीदो, अभी खरीदो या बाद में खरीदो, ये सब। कि जैसे अगर आप कोई जो है वो कंप्यूटर खरीदने जा रहे हो, कोई शॉपकीपर के पास कंप्यूटर खरीदने जा रहे हो, तो वो एक बार है ना आपको सजेशन देता है, गाइड देता है कि यार देखो अभी कंप्यूटर मत खरीदो, अगले महीने जो है वो दिवाली आ रही है ना, तो दिवाली में जो है वो ये सब प्राइस थोड़े कम हो जाएंगे, ठीक है ना, स्कीम आएगी नई नई, या अगले महीने जो है वो नया प्रोडक्ट आने वाला है तो वो खरीदो, कि आपके घर पे ऐसा यूज़ है ना, तो उसके हिसाब से ना ऐसा कंप्यूटर खरीदो। तो ये गाइड करने का काम कौन करता है? ये भी रिटेलर ही करता है ना। कि अगर हमें पता ना हो तो रिटेलर हमें प्रॉपर गाइडेंस देता है कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट ऐसे खरीदो, इस वक्त खरीदो, इस तरह से खरीदो, या उसका ऐसे यूज़ करो। बराबर, अगर हमें जो है वो पता ना चलता हो कैसे चलाना है तो वो यूज़ करके भी बताएगा। तो ये प्रॉपर गाइडेंस वो किसकी तरफ से मिलता है? रिटेलर की तरफ से ही। बराबर। तो ये सब क्या हुए? ये सब एडवांटेजेस हुए, ये रिटेल ट्रेड के एडवांटेजेस। अब उसके बाद आती है लिमिटेशंस। दूसरा पॉइंट है हमारा लिमिटेशंस ऑफ रिटेल ट्रेड। अब रिटेल ट्रेड इतना बेटर, इतना जो है वो ये बेनिफिशियल, फिर भी इसकी क्या लिमिटेशंस, रिटेल ट्रेड की क्या लिमिटेशंस हो सकती है? तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि जैसे सबसे पहली लिमिटेशन में आता है मोर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। देखो ये एक रिटेल ट्रेड की लिमिटेशन हुई ना, कि रिटेल ट्रेड में कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत चाहिए, क्योंकि जो रिटेल ट्रेडर होगा ना, ठीक है, जो रिटेलर होगा, तो उसे अपने पास जो है वो अपनी शॉप में हर तरह के गुड्स और हर तरह की वेराइटीज रखनी होगी, कि जिससे जो है वो कस्टमर को सिलेक्शन का मौका मिले। हमने पहले देखा ना अपॉर्चुनिटी ऑफ सिलेक्शन। तो कस्टमर अलग अलग प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सके, तो इसके लिए उसे अपनी शॉप पे हर तरह के प्रोडक्ट रखने पड़ते हैं। और सभी तरह के प्रोडक्ट रखने हो तो उसके लिए सोचो कि भाई उसे कितने सारे कैपिटल की ज़रूरत पड़ती होगी। बराबर ना, उसे जो है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए ना। आपके घर के पास की कोई भी जनरल शॉप पे चले जाओ, उस शॉप पे जाओ और जाकर जो है वो चेक करो कि उसमें कितने टाइप के प्रोडक्ट है। अगर चॉकलेट खरीद रहे हो तो चॉकलेट के 10 टाइप के चॉकलेट होंगे, बिस्किट खरीद रहे हो वहाँ से बिस्किट के जो है वो 15 टाइप के बिस्किट होंगे, है कि नहीं। अगर वहाँ से और कुछ खरीद रहे हो, सपोज आप एक कोल्ड ड्रिंक खरीद रहे हो, तो कोल्ड ड्रिंक भी वहाँ पे 5 टाइप की कोल्ड ड्रिंक पड़ी हुई होगी, होगी कि नहीं। तो कस्टमर को अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए, सिलेक्शन की अपॉर्चुनिटी देने के लिए, रिटेलर को हर टाइप का प्रोडक्ट अपनी शॉप पे रखना पड़ता है। और इसके लिए उसे बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। बराबर ना। और कितनी बार अगर रिटेलर के पास इतना ज़्यादा कैपिटल ना हो तो उसकी शॉप फिर छोटी सी रह जाती है, फिर कस्टमर ऑलमोस्ट उसकी शॉप पे नहीं आ पाते। आप कभी ऐसी दुकान पे जाते हो कि जहाँ पर खाली एक ही टाइप की चीज़ें मिलती हो? कोई शॉप कि भाई जिसके पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ डेयरी मिल्क का एक ही टाइप हो, एक ही टाइप का प्रोडक्ट हो, तो आप उसके पास जाओगे रोज खरीदने के लिए? जाओगे, लेकिन क्या रोज बस उसी से ही खरीदोगे? नहीं ना। कभी ये कहोगे ना कि चलो अब जो मैं दूसरे के पास जाऊंगा, मुझे और भी सिलेक्शन चाहिए, और भी वेराइटीज चाहिए। एक ही तरह की अगर वैरायटी रखी जाए तो वो रिटेलर की शॉप चलेगी नहीं। और अगर ज़्यादा वेराइटीज़ रखनी है
तो उसके लिए फिर कैपिटल ज़्यादा चाहिए, ये इसकी लिमिटेशन है। सही बात है ना। दूसरा आता है रिस्क ऑफ डेट्रियोरेशन ऑफ पेरिशेबल गुड्स। ये एक रिस्क वो रिटेलर को उठाना पड़ता है। जो भी पेरिशेबल गुड्स होते हैं ना, पेरिशेबल गुड्स मतलब वो गुड्स जो जल्दी से सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, वैसे गुड्स वो पेरिशेबल गुड्स। तो उसके डेट्रियोरेशन मतलब उसके सड़ जाने का, खराब हो जाने का रिस्क रहता है। अब ऐसी चीज़ें जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क या मिल्क के प्रोडक्ट, तो ये सब चीज़ों में जो है ये सब चीज़ें पेरिशेबल गुड्स कहलाती हैं, जो जल्दी से सड़ जाती हैं। अगर एक दो दिन में इसका यूज़ नहीं किया तो वो ख़राब हो जाएगी। और ये पूरा रिस्क है ना रिटेलर को जो है वो उठाना पड़ता है, कि रिटेलर ने चलो अगर ये सब प्रोडक्ट खरीद तो लिए, लेकिन अगर 2-3 दिन में वो प्रोडक्ट नहीं बिके, कोई खरीदने ही नहीं आया, तो फिर वो तो पड़े पड़े ख़राब हो जाएंगे ना। और वो पूरे ख़राब हो जाने का नुकसान जो पड़ेगा वो किसे उठाना पड़ेगा, जो लॉस वो किसे उठाना पड़ेगा, रिटेलर को ही। सही बात है ना। मैंने अगर कोई सब्जी की दुकान खोल के रखी हो मैंने, और उसमें जो है वो मैंने, चलो होलसेलर से मैंने बहुत सारी सब्जियां खरीद ली। अब वो जितनी भी मैंने सब्जियां खरीदी ना, मुझे 2 दिन में बेचनी ही पड़ेगी कुछ भी करो। और अगर मैं नहीं बेच पाया तो मुझे होलसेलर को तो पैसे देने ही पड़ेंगे, फिर ना होलसेलर रिटर्न लेगा ना कस्टमर खरीदेंगे। आप खुद ही सोचो ना, मैंने होलसेलर से 100 किलो टमाटर ले लिए कि मैं बेचूंगा, और वो टमाटर ऐसे जो 2 दिन के बाद बेचने लायक रहेंगे ही नहीं, तो वो होलसेलर वापस लेगा कि चलो तुम्हारे नहीं बिके हैं तो मैं वापस ले जाता हूँ? नहीं ना। होलसेलर भी वापस नहीं लेगा वो खराब टमाटर, वो क्या करेगा, और ना फिर कोई कस्टमर लेगा। ये पूरा नुकसान रिटेलर को उठाना पड़ता है, ये उसकी लिमिटेशन आती है। बराबर। दूसरा आता है रिस्क ऑफ गुड्स गेटिंग आउटडेटेड। कितनी बार ये रिस्क, ये तो हर एक रिटेलर को ये रिस्क उठाना पड़ता है, रिस्क ऑफ गुड्स गेटिंग आउटडेटेड। हमारे यहाँ पर पता है ना, कस्टमर के जो है वो टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन वो बहुत जल्दी बदल जाता है। कस्टमर का टेस्ट हर जगह पर बहुत जल्दी से चेंज होता जाता है, बराबर ना। और इसकी वजह से आज जो फैशन चल रहा है ना, 2 महीने बाद जो है वो फैशन होगा ही नहीं, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। बराबर। आज जो फैशन चल रहा हो 2-3 महीने बाद वो होगा नहीं। आज जो टेक्नोलॉजी चल रही है दूसरे साल वो टेक्नोलॉजी होगी नहीं। तो कितनी बार जो है जो चीज़ें आउटडेटेड हो जाती है, मतलब पुरानी हो जाती हैं, कोई खरीदता ही नहीं है, तो उसका नुकसान भी जो है वो किसे भुगतना पड़ता है, रिटेलर को। कि मेरी अगर कपड़ों की दुकान है, ये भी एग्जांपल समझना, मेरी कपड़े की दुकान है, अभी फैशन चल रहा था कि चलो सब लोग जो है वो कौन सी वो नैरो जींस आती है पहले चलती थी, बराबर ना, जो बॉयज़ पहनते हैं ना, नैरो जींस, कि चलो वो नैरो जींस आती है अभी, उसकी बहुत डिमांड चल रही है, सब लोग जो है वो वही पहन रहे हैं, तो वह मैंने भी खरीद ली। ठीक है, बहुत सारे जो है वो उसकी जीन्स खरीदी कि भाई मेरी शॉप में मैं वो 500 जीन्स लेके आया। लेकिन अभी सडनली अगले महीने जो है वो कोई ऐसी नई मूवी आ गई कि जिसमें जो है वो हीरो वो बिल्कुल नई स्टाइल के कपड़े पहन रहा है, और फैशन लोगों का बदल गया, अब सब लोगों को वही नई स्टाइल के कपड़े चाहिए। अब नैरो जींस कोई भी नहीं खरीद रहा है, अब दूसरी स्टाइल के उन्हें जींस चाहिए। तो मैंने जो 500 जींस शॉप में लेके रखी उसे कौन खरीदेगा, वो तो कस्टमर खरीद ही नहीं रहे हैं, बराबर, कि उसे तो अब नई डिज़ाइन चाहिए। ऑन द स्पॉट जो है वो फैशन चेंज हो गया, बराबर। कस्टमर का ऐसा ही तो होता है, कस्टमर जो है वो कभी भी एक चीज़ पे नहीं टिकते, कभी भी चेंज हो जाएंगे। तो ऑन द स्पॉट ये फैशन चेंज हो गया, तो अब वो मैंने जो 500 जीन्स खरीदी उसका क्या होगा, वो तो आउटडेटेड हो गई ना, आउटडेटेड मतलब पुरानी हो गई वो, बराबर। तो उसका नुकसान मुझे ही भुगतना पड़ेगा ना, वो मुझे या तो सस्ते में बेच देनी पड़ेगी या तो लॉस उठाना पड़ेगा उसके ऊपर। ठीक है, और ऊपर से नया प्रोडक्ट लेके आओ, उसका रिस्क अलग है कि नहीं। और ऐसे खाली कपड़े में थोड़ी, हर चीज़ में होता है, हर चीज़ में। अब ये टच स्क्रीन वाले मोबाइल आ गए, तो जो पहले कीपैड वाले मोबाइल थे वो सब बंद हो गए, बराबर ना। वो बंद हो गए तो जिसने भी, जो भी शॉपकीपर ने कीपैड वाले मोबाइल अपनी दुकान पे पहले रखे होंगे कि यार चलो ये मोबाइल सबसे ज़्यादा बेचेंगे, तो अब वो तो सडनली बंद हो गए ना, वो आउटडेटेड हो गए, तो उनको ये लॉस उस रिटेलर को उठाना पड़ता है, बराबर ना। दूसरा आता है उसके बाद की लिमिटेशन, रिस्क ऑफ लॉस, शॉर्टेज और फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस। कि कभी कोई लॉस का जो है, कभी भी कोई लॉस हो रहा हो अगर बिजनेस में, या शॉर्टेज हो जाता है, प्राइस का फ्लक्चुएशन होता है, ये रिस्क भी रिटेलर को ही उठाना पड़ता है। कि कभी अगर जो है वो गुड्स गुड्स या कोई सामान अगर टूट जाए,
वो देखा होगा ना आपने कि भाई कितनी बार शायद टीवी में देखा हो या शायद आपके आसपास भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो कि आप कोई शॉपकीपर के पास गए, वहाँ पे वो शॉपकीपर, आपने शायद देखा भी हो ऐसा कि शॉपकीपर जो है वो क्या कह सकते हैं अपने दुकान की अच्छी तरह से सफाई कर रहा था, उसमें जो है वो गलती से हाथ लग गया और उसका एक प्रोडक्ट कांच की चीज़ वो नीचे जाके गिरी, वो प्रोडक्ट डैमेज हो गया, टूट गया, खराब हो गया, तो उसके पैसे कौन भरेगा? हाँ, ऐसे कोई प्रोडक्ट का अगर नुकसान हो जाए तो वो नुकसान कौन भरे? न कस्टमर भरेगा, किसी ने खरीदा नहीं, होलसेलर भी नहीं भरेगा। ये तो रिटेलर की गलती से अगर टूट गया या खराब हो गया तो ये लॉस भी उसे ही उठाना पड़ता है कि नहीं? बराबर ना? ऐसे कोई भी अगर डैमेज हो जाए, समझो शॉर्टेज हो जाए, आप सपोज सपोज कि अगर आप कोई शॉप के पास जो है वो मैगी का प्रोडक्ट खरीदने गए, 5 रुपए की मैगी खरीदने गए, अगर आप कोई शॉपकीपर के पास, और वो शॉपकीपर वो मैगी कहाँ से खरीदता है? होलसेलर से खरीदता है। अब सपोज वो होलसेलर उस शॉपकीपर को मैगी दे के ही नहीं गया, वो प्रोडक्ट दे के ही नहीं गया, ठीक है ना, शॉर्टेज है अभी, तो आप उस शॉपकीपर के पास जाओगे, उसे कहोगे कि भाई मैगी, भाई उसे जो है मुझे वो पैकेट चाहिए 5 रुपए की मैगी, वो शॉपकीपर आपको मना करेगा कि नहीं भाई आज नहीं है, कल लेके जाना, भाई वहाँ होलसेलर से सामान आया ही नहीं है, कहते हैं ना कितनी बार शॉपकीपर। आप कहोगे चलो ठीक है कल, दूसरे दिन जाओगे, दूसरे दिन भी अगर नहीं होगा तो फिर वो फिर से मना करेगा कि नहीं भाई अभी नहीं आया है, कल लेके जाना, तीसरे दिन भी नहीं। अब चौथे दिन पे आप उस शॉप पे जाओगे ही नहीं, आप ऑन द स्पॉट शॉप बदल दोगे जो मैं और कहीं से खरीद लेता हूँ, है कि नहीं? तो कभी इतनी शॉर्टेज होती है ना अगर चीज़ों की, तो शॉर्टेज तो उन प्रोड्यूसर या होलसेलर उसकी वजह से होती है, लेकिन उसका रिस्क उठाना पड़ता है रिटेलर को। अगर कोई चीज़ की शॉर्टेज हो जाए ना तो समझो कस्टमर टूट जाते हैं या कस्टमर दूर हो जाते हैं, बराबर ना, कस्टमर फिर उस शॉप पे आते ही नहीं है, वो दूर चले जाते हैं कि नहीं मैं कहीं और से जो है वो सामान खरीद लूंगा, वो मेरे लिए बेटर है। सही बात है कि नहीं? तो इसकी वजह से ये कस्टमर के लॉस का भी नुकसान इसे उठाना पड़ता है, या तो फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस, प्राइस का फ्लक्चुएशन, ये भी उसे उठाना पड़ता है, ठीक है? प्राइस भी तो हर चीज़ का ऑलमोस्ट बदलता रहता है ना। अब जैसे सपोज कि भाई मेरी दुकान थी, मैंने होलसेलर से एक कोई भी पेन हो, अगर एक पेन हो मैंने 10 रुपए में खरीदी होलसेलर से, तो मैं बेचूंगा कितने में? 15 में बेचूंगा ना, बराबर ना? मैंने 10 रुपए से खरीदी थी होलसेलर से, तो प्रॉफिट मेरा भी तो होना चाहिए, मैं वो कितने में बेचूंगा? 15 रुपए में बेचूंगा, ठीक है? लेकिन सडनली पता है ना मार्केट में हर चीज़ के प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं। अब सडनली उस पेन का प्राइस ही 8 रुपए में हो गया, मैंने जो है वो ये समझो 100 पेन खरीद के रखी थी, अब उस पेन का प्राइस ही 8 रुपए में हो गया, प्राइस उसका गिर गया, तो अब मेरे से कोई 15 रुपए में खरीदेगा? नहीं। यहाँ क्या नुकसान हो गया पता है कि भाई मैंने तो होलसेलर से 10 में खरीदी थी, लेकिन दूसरे ही दिन प्राइस बदल गया कि अब जो है वो मुझे 8 में बेचनी पड़ेगी, मतलब जितने में खरीदी थी उतना भी मुझे नहीं मिलेगा। बोलो, इतना बड़ा नुकसान, ये भी नुकसान रिटेलर को उठाना पड़ता है, और ऐसा बहुत बार होता है, बहुत चीज़ों में बहुत बार होता है ऐसा, बरोबर? कि अब कोई भी कस्टमर को अगर मैं वो 10 रुपए की पेन 15 में बेचूंगा तो वो खरीदेगा, वो तो सीधा कहेगा कि नहीं भाई पास वाली दुकान में 8 में मिल रही है, तुम क्यों 15 में बेच रहे हो? बरोबर, सीधा ही मना कर देगा ना। तो मुझे 10 रुपए वाली पेन मैंने 10 में खरीदी थी, अब दूसरे दिन प्राइस बदल गया, तो इसमें मेरी क्या गलती? नुकसान तो मुझे ही हुआ ना ये। और मुझे जो है मैं 10 से ज़्यादा मैं बेच भी नहीं सकता, कहना है ना, उल्टा मुझे 8 में ही बेचनी पड़ेगी, वो नुकसान मुझे उठाना पड़ेगा। तो ये भी उसकी लिमिटेशन आती है। और तीसरी आती है बायस, बरोबर? बायस मतलब क्या? तो बायस मतलब कहलाते हैं कि भाई जब कोई किसी के साथ पार्शियलिटी होती हो ना, कोई पर्सन अगर कोई एक को ही साथ देता हो दूसरों को नहीं, पार्शियलिटी अगर होती हो तो उसे एक तरह का बायस बिहेवियर कहते हैं। तो कितनी बार ऐसा होता है कि अगर कोई प्रोड्यूसर या होलसेलर किसी के साथ अगर बायस बिहेवियर कर रहा है तो ये नुकसान भी रिटेलर को उठाना पड़ता है। अब समझो कोई होलसेलर है जो डेयरी मिल्क के जो चॉकलेट्स है वो एक एरिया में सभी दुकान पे दे के जाएगा, बराबर, सब शॉप पर वो दे के जाएगा। अब एक एरिया है, आप जिस एरिया में रहते हो, जिस सोसाइटी में रहते हो, चलो उस सोसाइटी में 5 दुकान है, बराबर ना, 5 दुकान है। अब वो जो होलसेलर आता है जो डेयरी मिल्क लेके आता है तो वो पांचों दुकान को देगा ना, और सबको उसके हिसाब से देगा। लेकिन कितनी बार वो होलसेलर क्या करते हैं पता है? पार्शियलिटी करते हैं कि हम मेरी जो है वो उससे चौथे नंबर वाली जो दुकान है ना, वो मेरी उसके साथ दुश्मनी है, तो मैं क्या करूँगा कि उन 4 लोगों को मैं दूंगा, मतलब 4 लोगों को डेयरी मिल्क के प्रोडक्ट दूंगा, बाकी उसे एक को नहीं दूंगा।
बराबर, मतलब वो होलसेलर आया, उस एरिया में पांचों दुकान को उसे देनी चाहिए, लेकिन उसने चार को ही दी, एक को नहीं दी, उसने पार्शियलिटी कर दी, तो नुकसान किसको उठाना पड़ेगा? उस शॉपकीपर वाले को ही। मतलब कस्टमर आएंगे तो उन बाकी चार के पास आएंगे, उसके पास नहीं आएंगे, तो ये लॉस भी तो उसे उठाना पड़ता है ना। बराबर, ये भी सिचुएशन ऑलमोस्ट प्लेसेस पर होती है कि जब प्रोड्यूसर या होलसेलर ऐसा बायस बिहेवियर मतलब पार्शियलिटी करते हैं ना, तो उस पार्शियलिटी का भी भुगतान वो इस रिटेलर को उठाना पड़ता है, ये उनकी लिमिटेशंस आती हैं। बराबर, आ रही है बात समझ में? तो देखो, आज जैसे हमने ये रिटेल ट्रेड के बारे में भी समझा ना, उसकी सर्विस, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस देखी। अब रिटेल ट्रेड के अलग अलग टाइप्स और आगे के टॉपिक्स वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।